नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी युवा मोर्चा करेगा 75 जगहों पर नमो युवा रन का आयोजन। नमो युवा रन टी शर्ट का हुआ लॉन्च। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश ने किया अभूतपूर्व विकास। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज से बीजेपी सांसदों की कार्यशाला। पीएम मोदी हुए शामिल 2 दिवसीय कार्यशाला में होंगे 4 सत्र। आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर चौतरफा घिरी कांग्रेस। बिहार को लेकर बयान पर भड़की बीजेपी। कहा, एसआईआर के कारण कांग्रेस और गांधी परिवार में निराशा का माहौल। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में पंजाब में बढ़ रहे मनतांतरण पर हुई चर्चा। बंगाल के घुसपैठ को रोकने की अहमियत पर भी व्यक्त की गई चिंता। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। भारत समेत दुनिया के 85% आबादी देखेगी ब्लड मून का नजारा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भाजपा ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन का आयोजन करेगी। इसके तहत 17 सितंबर को देश के 75 स्थानों पर एक साथ दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें हर लोकेशन पर 10 से 15 हजार युवा भाग लेंगे। इस तरह एक साथ करीब 10 लाख लोग नशा मुक्त भारत थीम के तहत दौड़कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर आज एक विशेष कार्यक्रम में नमो युवा रन टी शर्ट को भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से गांधी जी के जन्मदिन तक 15 दिन को देश और भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। 11 साल के मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में मोदी जी ने बहुत कुछ देश को दिया। अपने विचारों से, अपने कार्यों से आज देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। और नमो युवा रन पर युवाओं को शामिल करने पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मकसद देश के युवाओं को देश की संस्कृति और मिट्टी से जोड़ना है। दोस्तों, ये रन के द्वारा युवा मिट्टी के साथ जुड़ेंगे, युवा संकल्प के साथ जुड़ेंगे। युवा 11 साल में मोदी जी ने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य का निर्वहन करा है उसको याद करेंगे। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए दोस्तों तंदुरुस्त समाज हो, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए फिट इंडिया का संदेश भी जाएगा, डी एडिक्शन का संदेश भी जाएगा, स्वदेशी का संदेश भी जाएगा। और दोस्तों, जब युवा ठानता है, युवा निकल पड़ता है, युवा संकल्प ले लेता है, तब सिद्धि आसान हो जाती है। ये आसान सिद्धि को अचीव करने के लिए एक रन का आयोजन करा गया है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया कि इस दौड़ के एम्बेसडर मॉडल मिलिंद सोमण रहेंगे। उन्होंने पिछले 10 साल में नशे के खिलाफ सरकार के कार्रवाई की भी जानकारी दी। नशा का जो इकोसिस्टम है वो नार्को टेररिज्म को, नार्को नक्सलिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ये फंड भी करता है। और पिछले 10 साल में अपनी सरकार ने has done some incredible work when it comes to destruction of drugs and this war on drugs. 2014 और 2024 में 24 लाख केजी का नारकोटिक्स सीज हो चुका है, उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। This is
how India is fighting the war on drugs. और वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसदों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यशाला में इस बैठक में मौजूद रहे। 2 दिवसीय वर्कशॉप में लगभग 4 सेशन होंगे, जिनमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा और सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारियां दी जाएगी, ताकि वोट अमान्य ना हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी विहिप लागू नहीं होता। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और काउंटिंग भी 9 सितंबर को ही होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिहार में कराए जा रहे एसआईआर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानबाजी पर उन्हें जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद ही चलता है। राहुल और इनके साथी बिहार में एसआईआर को लेकर नकारात्मकता का माहौल बना रहे हैं। बिहार की जनता ने देखा है कि राहुल गांधी ने बिहार में घुसपैठियों को बचाओ यात्रा निकाली। अब कांग्रेस और इनके नेताओं का सच जनता के सामने आ चुका है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है, यह जो राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है घुसपैठिया बचाओ यात्रा, उस यात्रा में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समग्र देशवासियों ने ये माना है कि घुसपैठियों से देश को बचाना है। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। और संबित पात्रा ने गलत बयानबाजी के लिए राहुल गांधी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और उनके नेताओं को घेरा। संबित पात्रा ने कहा कि बिहार के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी और टीएमसी को बिहार के लोगों पर अमर्यादित टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। बंगाल के मालदा के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनका नाम अब्दुल रहीम बख्शी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को धमकाते हुए कहा है, यदि आप घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आपके मुंह पे मैं तेजाब फेंकूंगा और आपके गले के अंदर तेजाब डाल दूंगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये अपील करता हूं कि कलकत्ता के हाईकोर्ट का इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जोधपुर में चल रहे अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आज आखिरी दिन है। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि बैठक के दौरान संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रम, पंच परिवर्तन सहित शिक्षा नीति और जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक विकास पर चर्चा की गई और उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान पंजाब में पड़ रहे मनतांतरण पर चिंता व्यक्त की गई, साथ ही बंगाल में घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की गई। सुनील आम्बेकर ने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को रोकना बेहद जरूरी है और इसी के साथ बैठक में पूर्वोत्तर में कम हो रहे अलगाववाद पर भी गंभीर चर्चा हुई। पंजाब के परिस्थिति के बारे में भी अलग अलग संगठन जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उन्होंने विशेष तौर पर अपने अनुभवों को वहाँ साझा किया। सभी ने वहाँ चल रहे लगातार हो रहे मतांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और जिसके कारण वहाँ सामाजिक जो उपद्रव बन रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता की और साथ ही समाज के जो उपेक्षित वर्ग है या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है उसके सहायता के लिए या उनके लिए जो कार्यक्रम अलग अलग संगठन चला रहे, जैसे सेवा भारती सेवा प्रकल्प चला रहे, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है। बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहाँ रहते हैं बंगाल में और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से
कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन प्रभावित हुए हैं और कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कई पूरे के पूरे गांव प्रभावित भी हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए हमने एक बड़ी योजना तैयार की है और इस बार बाढ़ से पंजाब को भारी नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में हम पंजाब के साथ खड़े हैं। पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे परिवार प्रभावित हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हम दोनों राज्यों की हर संभव सहायता कर सकें। इसके लिए हमने पंजाब के लिए 15 और हिमाचल प्रदेश के लिए आज 10 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहाँ से झंडी दे करके रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। हमने सरकार लेवल के ऊपर भी राहत पहुँचाने का काम किया है और पार्टी मजबूती से लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने का काम कर रही है। हर रोज हर हमारे डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में जो इफेक्टेड जिला है लोगों तक हमारे हरियाणा के लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर बताया है कि जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की वजह से बाधित NH 244 को सुचारू कर दिया गया है। दरअसल भूस्खलन के बाद मलबा हाईवे पर जमा हो गया था, जिसे अब साफ कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 डोडा किश्तवाड़ चतरू सिंथन टॉप के रास्ते से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर और मलबा हटाकर सड़क को हल्के वाहनों के लिए खोला गया है। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन और CRPF के जवान बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नक्सली संगठन के कुख्यात जोनल कमांडर अमित हांसदा को ढेर कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि हांसदा पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। चाईबासा पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भाकपा माओवादी का एक दस्ता गोयलकेरा थाना क्षेत्र के रेला पराल के आसपास के जंगली क्षेत्र में भ्रमणशील है। उक्त सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और अभियान के दौरान पुलिस को देखते ही नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। बाद में सर्च के दौरान हमें ये पता चला कि उक्त मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर 10 लाख का इनामी आप्टन उर्फ अमित हांसदा ये मारा गया है। साथ में हमें हथियार और कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। आप्टन एक बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सल कमांडर था और इस पर 95 से अधिक कांड दर्ज हैं तथा लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की हत्या में एवं कई सारे मासूम नागरिकों की हत्या में यह शामिल रहा था। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी बहू ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी ये तुम्हारे ना और ये मेरी गुड़िया की ना। पर दादी हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक लंबे समय से पलायन का दंश झेल रहे बिहार के कामगारों को परदेश में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बदलते वक्त के साथ आज बिहार भी बदल रहा है। बिहार की धरती पर बड़े उद्योग धंधे फलने फूलने लगे हैं।
लिहाजा काम की तलाश में बाहर का रुख करने वाले लोग लौट रहे हैं अपने घर, अपने समाज के बीच। उन्हें मन माफिक काम और मन माफिक पारिश्रमिक भी मिल रहा है। जानकार इसे रिवर्स पलायन की संज्ञा दे रहा है। कैसे रिवर्स पलायन की वजह से बिहार की छवि बदल रही है, मुजफ्फरपुर में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। देखिए। हम हाजिर हैं बात बदलते बिहार की चौपाल में। यहाँ पर हम विक्टोरियस जो टेक्सटाइल कंपनी है उसके जो वर्कर्स हैं यहाँ पर वो यहाँ पर हाजिर हैं और हम इनसे बात करेंगे कि जब वे बाहर काम कर रहे थे और बाहर काम करने के बाद जब बिहार में उद्योग धंधे लगने शुरू हुए तो ये लोग वहाँ से लौट करके अपने घर में इनको काम मिला और एक रिवर्स माइग्रेशन जो शब्द यहाँ से निकला है। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं लोगों से। आप बाहर कहाँ थे पहले? तमिलनाडु में किस तरह काम करते थे आप? एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था आपको? लैंग्वेज, खाना, आने जाने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम था। यहाँ अपना घर पे खुल गया तो अच्छा लग रहा है। जब आप पलायन में थे तो ऐसा कोई वाकया था आपके पास कि बहुत कुछ ऐसा घर में घटित हो गया या शादी किसी भाई की हो, बहन की हो, या और आप चाह करके भी नहीं आ सके? जी, मेरे घर बगल में था, एक दादी लगती थी, वो मर गई। मेरे पास फ़ोन गया, चाहता था कि वहाँ पे रहूँगा तो जा सकता हूँ, लेकिन नहीं आ पाया। 3 दिन का रास्ता है, इसीलिए नहीं आ पाया। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अब एक इंटरेस्टिंग जोड़े से आपको मिलवा रहा हूँ। ये आपका नाम क्या हुआ? मनीष कुमार। और आपका नाम क्या है? मंगा देवी। ये साउथ इंडियन है और ये बिहार के रहने वाले हैं और ये पति पत्नी है। और आप कह सकते हैं कि जो बाहर काम करते थे हमारे मजदूर भाई या कामगार भाई, और वो वापस बिहार लौट के आ गए हैं, लेकिन ये तमिलनाडु से लौट के बिहार आई हैं। तो इसको कौन सा माइग्रेशन शब्द दिया जाए, हम इन्हीं से पूछेंगे। कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ का और यहाँ का क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का इतना अच्छा लग रहा है कि काम भी अच्छा है। अभी इससे भी और कंपनी आएगा तो और अच्छा लगेगा। लोग जितना है मजदूर लोग हैं और लोग का और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे काम करते हैं जो भी है, जो रोजी रोटी कमाने हैं। ये उड़ीसा से है। आप देखिए, उड़ीसा से इनको काम मिला है बिहार में, तो ये बिहार में आई हैं। तो कैसे उड़ीसा से आप यहाँ आ गई? मैं भी यहाँ बिहार का लड़का से शादी किए हूँ और मैं साउथ में काम करते थे, तिरपुर में। बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि बिहार में हमारा काम मिल रहा है। अब हम लोगों को बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब हमारा फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, माँ बाप भाई बहन सब एक साथ। तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग भी यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। तो अपने आप में विचित्र शब्द, किस शब्द का प्रयोग करें? रिवर्स माइग्रेशन तो उसको नहीं कहेंगे। वहाँ और यहाँ में क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको? सर, वहाँ जैसे कि बाहर लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है तमिलनाडु में। यहाँ जैसे हिंदी है तो हम सब भाई एक साथ एक भाषा में बात कर पाते हैं। वहाँ समझने में हर काम में दिक्कत होता था। क्या दिक्कत थी वहाँ पर और यहाँ पर क्या? वहाँ पर जाने आने में दूरी है, ज़्यादा आने में, कभी इमरजेंसी में आ नहीं पाते थे वहाँ से, और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ट्रेन में रहता था। टाइम से नहीं पहुंच पाते, किसी का तबीयत खराब हो गया तो उसमें नहीं आ पाते थे। यहाँ जितना कमाते उतना वहाँ भी कमाते थे, वहाँ खर्चा ज़्यादा हो जाता था। हर चीज़ महंगा। यहाँ तो ठीक है, अच्छा है, बगल में है अपना गांव, 1-2 हफ्ते में चले जाते हैं। आप कहाँ थे? गुड़गांव। और क्या क्या परेशानियाँ थी वहाँ पे? वहाँ से जाने आने की सुविधा, यहाँ तक के बिहार आने में टाइम लगता था, 24 घंटा लग जाती थी। और किराया भी नहीं उतना जल्दी में, चाहे कोई डेट कर गया, मम्मी डेट कर गया, पापा डेट कर गया, आने जाने की परेशानी थी। और सारे समस्या को देखते हुए जो बिहार में उद्योग लगा है, इससे सुविधा हो रहा है हम लोगों के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की समस्या का सामना यहाँ के लोग करते थे। बाहर में उनको भैया बोला जाता है, कहीं पर उनको बिहारी करके संबोधित किया जाता है। तो ये सारे ये जो कामगार है, तो सबकी अपनी अलग अलग दास्तान है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप पहले कहाँ काम करते थे और किन परेशानियों से आप रूबरू थे वहाँ पे? हम अहमदाबाद में काम करते थे और काम के दौरान जो परेशानी होती थी, वो परेशानी ये थी कि पहले तो हम लोगों की कोई इज्जत नहीं वहाँ पे, और दूसरी बात ये है कि कमरे की मतलब जो परेशानी थी वो तो थी ही। अपने पास जो 2000 का कमरा है वो 6000 का लेना पड़ता था, साथ में पहले एडवांस भी लगता था कमरे के लिए। वो परेशानी बिल्कुल यहाँ नहीं है। आने जाने का साधन का कोई परेशानी नहीं है, अपन पैदल भी ड्यूटी आ सकते हैं। पर वहाँ पे जाकर के जो हम लोगों की तौहीन होती थी और लोग वहाँ पे बिहारी बोल करके, मतलब भगोड़ा बोल करके, इस तरीके से लोग बोला करते थे जो कि हम लोग शर्म के मारे नीचे मुंडी हो जाती थी।
आज बिहार में कंपनी आई, फक्र से सर ऊंचा हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। यहाँ से कितना दूर आपका घर है? यहाँ से मेरा घर 70 किलोमीटर है। हफ्ते में हम चाहें तो 2 बार तो हो ही जाते हैं, 1-2 बार चले जाते हैं। वहाँ पे हम सर 6 महीने में साल भर पे 1 बार आया करते थे। एक बार पिताजी की तबीयत खराब हो गई, उस टाइम भी नहीं आ पाए, मजबूरी पड़ गई चूँकि पैसा नहीं था जेब में। यहाँ तो पैसा हो चाहे नहीं हो अपने घर पहुँच जाते हैं। जो पलायन करके लोग गए थे उनका दर्द है, आपसे सर जानना चाहेंगे आप कहाँ थे इसके पहले? लुधियाना में ऐसा था जो वहाँ तो भैया का चलन है, वहाँ पे पंजाबी लोग भैया बोलते थे और बहुत सा शोषण होता था, पैसा टाइम से नहीं मिलता था। उसके बाद में रूम रेंट में आपको जब रूम में एक बंदा से दूसरा बंदा होता तो चप्पल गिनता था मकान मालिक जो कितना आदमी है इसमें। जब से बिहार में ये उद्योग लगने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत अहम बड़ा रोल है। हम एक NGO में काम करते थे जिसमें सर्वे करने गए थे सिलाई प्रशिक्षण का ही। उसका मेन ऑर्गेनाइजर था मानस बिहारी वर्मा, अब्दुल कलाम जी का दोस्त है, जो दरभंगा में है। जो हम सेंटर चलाते थे वो तुर्की में भी था, दरभंगा में था। तो हम बहुत दिन तक NGO में काम किए थे, बहुत सा चीज़ में सेक्टर में काम किए, बहुत सा देखे। उसके बाद इसका बहुत सा प्रचार हुआ। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री हुए रघुवंश प्रसाद जी, उन्होंने भी पहल किया। उसके बाद सबसे ज़्यादा पहल किए शहनवाज हुसैन जी, जो उद्योग मंत्री हुए, तो वो बहुत बड़ा पहल किए। नीतीश सरकार की कैबिनेट में थे, बहुत बड़ा पहल किए, बहुत सा उद्योग विभाग को लाएं। अभी सरकार से ये मांग है जो छोटा उद्योगपति जो आया है, बड़ा उद्योगपति को लाया जाए जिसमें 1000-2000 आदमी काम करे, तो अब जाके बिहार का उत्थान होगा। और उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे हम पूछेंगे कि आप एक महिला होकर के, यहाँ महिलाओं के बारे में कहा जाता है भाई कि घर से नहीं निकलो, नजरिया बदला है, सोच बदला है, कैसे हेल्प कर रही हैं आप यहाँ पर कमा करके अपने परिवार को? घर पे थे तो कुछ नहीं करते थे, सिलाई में से सरकारी सिलाई था उसमें जिप का थोड़े काम करते थे। वहाँ से आए तो इसके बाद यहाँ कंपनी ज्वाइनिंग की है, यहाँ से काम करके घर का मेंटेन कर रहे हैं। पहली बार मैं यहाँ आई हूँ काम करने के लिए, और मैं पहली बार घर से बाहर निकली, कुछ परेशानी था इसलिए मैं निकली हूँ। अभी सब कुछ ठीक है, काम कर रही हूँ। तो पहले क्या करती थी आप घर पे? कुछ नहीं, हाउस वाइफ से। परेशानी ज़्यादा था तो निकल गई घर से। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? प्रेस में काम करते हैं, लेकिन तबीयत खराब हो गया तो ज़्यादा परेशानी आ गई। सबको कुछ न कुछ यहाँ पर मिला है इंडस्ट्री के आने से। तो आप भी बाहर थे, आप भी काम कर रहे थे, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। ये इससे पहले रांची में थे और रांची से यहाँ बिहार आए, तो यहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और पास के घर में ही मतलब अप्रोक्स समझिए तो आप जॉब मिल गया, क्योंकि इससे पहले भटकना पड़ता था अदर स्टेट जैसे दिल्ली, गुड़गांव, रांची, ये सब से सुविधा बिहार में बढ़ गई है। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि और भी इंडस्ट्री लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। यहाँ हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कहानी है। बहुत सारे जो लोग थे काम करके चले गए, यहाँ पे 3000 से ऊपर लोग काम करते हैं, उन्हें रोजगार मिला हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग चल गए हैं, लेकिन बाकी लोग जो खासकर बाहर काम करते थे और उनको आज अपने घर में ही काम मिला है। तो आपने सुना जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी व्यथा कही। 15-16 साल पहले गया था, तिरुपुर गया था, तब मैं लुधियाना में काम करता था। तो मैं हैरान हो गया था कि वहाँ के जो बिहार के लोग थे वहाँ कितने गए हुए थे वहाँ पे। बात वो आपका तमिलनाडु या उसी भी तिरुपुर की भाषा में, साउथ की भाषा में कर रहे थे, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि ये तो यूपी और बिहार से आए हुए हैं। ये तो जो सुख आप अपने माँ बाप के साथ रह के कर सकते हो, आप अपने परिवार के साथ रह के कर सकते हो, चाहे 2 पैसे कम भी हो जाएं, पर वो सुख है। वो तो आपको कैसा फील हो रहा है? आप तो बाहर, आप खुद आप माइग्रेट हो गए। आप मेरे को तो देखो आदत हो गई है, 35 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में आए को। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ के वर्कर्स से बात की, और वर्कर्स के जो मालिक होते हैं, मैनेजमेंट के जो मालिक होते हैं, उनको हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से यहाँ ध्यान देते हैं अपने कामगारों का, और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए कामगारों को, विशेषकर ESI की जो बात हो रही है उसके लिए भी मैनेजमेंट प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर ESI की सुविधा भी कामगारों को मिले। तो आपने ये कार्यक्रम देखा चौपाल बात बदलते बिहार की, जिसमें हमने उन मजदूरों से, उन कामगारों से या फैक्ट्री के मालिक से आपको रूबरू कराया और ये समझाया, ये समझाने की कोशिश की कि जो बाहर माइग्रेट करके गए थे और अब जब उनको अपने घर में काम मिला है तो कितनी सुख की अनुभूति उन्हें मिली है, और जब वो बाहर थे, काम कर रहे थे, तो उन्हें कितनी प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। और आइए खबरों में आगे बढ़ें तो आपको बता दें कि इस वर्ष आयकर रिटर्न 15 सितंबर 2025 तक दाखिल कर सकते हैं।
इसमें ITR 1 से ITR 4 तक के दाखिलकर्ता शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों की माने तो ITR फाइलिंग में लगातार वृद्धि दर्ज हुई है। 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए, जो डिजिटल मार्ग अपनाने में वृद्धि और कर आधार के विस्तार को दर्शाता है। पहली बार कर दाखिल करने वालों की बढ़ती भागीदारी और बड़ी संख्या में लोगों द्वारा नई कर व्यवस्था को अपनाना सरलीकृत अनुपालन और अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारीकरण की ओर बदलाव का संकेत है। और देश में ITR फाइलिंग करने वालों की बढ़ती संख्या भारत के आर्थिक विकास में करदाताओं की भागीदारी और सरकारी गतिविधियों की सफलता को दर्शाती है। आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, जो रात 9:58 से शुरू होकर रात 1:26 तक रहेगा। इसके अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक होगी। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हो गया है, लिहाजा देश भर के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब मंदिर अगली सुबह 8 सितंबर को ही खुलेंगे। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, लिहाजा ये खगोलीय घटना न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए खास है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज का चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा। चंद्र ग्रहण का असर उत्तराखंड के 4 धामों पर भी देखा जा रहा है। सूतक काल की शुरुआत के साथ ही श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समेत बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन सभी छोटे बड़े मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंदिर समिति ने बताया है कि अब ये सभी मंदिर सोमवार 8 सितंबर की सुबह शुद्धिकरण और विशेष पूजा अर्चना के बाद खोले जाएंगे। मंदिर समिति ने बताया है कि ज्योतिषीय मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इसी कारण से रविवार दोपहर 12:58 पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। मंदिर समिति का कहना है कि कपाट 8 सितंबर को सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच खोले जाएंगे। श्रद्धालु सुबह 5 बजे से दर्शन कर सकेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।